वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th का रहेगा और 2024 का पेपर ये रहने वाला है। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें जो पूर्णांक है वो 80 मार्क्स है, यानी जो सैद्धांतिक है थ्योरी का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और बाकी जो 20 मार्क्स के हैं वो आपकी स्कूल में प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल होते हैं। इसमें भी जो आपको समय मिलता है अन्य पेपरों की तरह 3 घंटे का मिलता है, लेकिन जो अन्य पेपरों की तरह इसमें भी आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट, ये जो 15 मिनट हैं साइंस के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में तो आपको पैराग्राफ या पद्यांश वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, तो वहाँ 15 मिनट उसमें लग जाते हैं। लेकिन यहाँ इन 15 मिनटों में आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रश्न आप करने वाले हैं और कौन सा आप नहीं करने वाले, या किस प्रश्न में आप फिगर बनाने वाले हैं और किस में आप नहीं बनाने वाले। तो इन 15 मिनट में आप ये सारे काम करते हैं। तो चलिए अब हम निर्देश पढ़ लेते हैं। आपको निर्देश अवश्य पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न हैं और सारे कंपलसरी हैं, यानी आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा गया है कि सारे कंपलसरी और अनिवार्य हैं, तो ये कोई भी प्रश्न आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यथासंभव आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 30 तक करते जाएंगे, ठीक है। यदि बाय द वे आपको क्वेश्चन संख्या 1 नहीं आ रही है तो आप 2, 4 जो भी आपको आ रहा है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 1 से 30 तक करें। लेकिन अगर एक क्वेश्चन नंबर 1 के मानाबाद 8 विकल्प हैं या 8 भाग हैं तो कोशिश कीजिए कि वो 8 इकट्ठे कर लें आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 का औ आपने या क आपने पहले किया और जौ आपने लास्ट में किया, ऐसा ना करें, ठीक है। जितना यथासंभव हो सके आप उनको 1 से लेकर शुरू करें और 30 तक ख़त्म करें, ठीक है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो निर्देश है वो बताया गया है कि प्रश्नों के हेतु निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे ही आपको पता लगता है कि इस क्वेश्चन में मानवात वो 1 नंबर का है तो आपको कितना लिखना है। तो 1 नंबर के प्रश्न में आपको 1 से लेकर 1.5 लाइन ज़्यादा लिखनी है, ठीक है। अगर वो 4 मार्क्स का है तो आपको उसमें लिखना भी ज़्यादा है और साथ में हो सकता है कि चित्र बनाने हो, डेरिवेशन करना हो, तो आपको मार्क्स के हिसाब से उसमें लिखना है, ठीक है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट थे और बाकी निर्देश भी आप अवश्य पढ़ लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और बाकी सारे के सारे आप निर्देश अवश्य पढ़ लें, ठीक है। निर्देश प्रत्येक साल लगभग एक जैसे ही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले कि हम प्रश्न शुरू करें आप अपनी कॉपी निकाल लें। जैसे मैं प्रश्न बता रहा हूँ और उसके आंसर बता रहा हूँ आप उनको नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। चलिए क वाला देख लेते हैं। एथेन के सहसंयोजक आबंध हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ये 2 वाला है, 7 हैं। ख वाला है निम्न अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ हैं, तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें बता रहा हूँ आप नोट करते रहें। गौ वाला अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है, तो इसका थर्ड वाला इसका राइट आंसर है, एंटासिड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर घ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके अपनी कॉपी में नोट कर लें भाई, ठीक है। पादप में जाइलम का कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य क्या है? जल का वहन करना। और फ्लोएम का कार्य क्या है आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मैंने इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कहा। एक साल जाइलम आ रहा है और एक साल फ्लोएम आ रहा है, कभी विकल्प के रूप में आ रहा है और कभी 1 मार्क्स के रूप में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अवश्य नोट कर लें अपनी कॉपी में। बस तो याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में पित्त का भंडारण होता है, तो ये तो काफ़ी इजी प्रश्न था। पित्त, पित्ताशय, ठीक है। तो आई होप कि आपने 2 तक के प्रश्न नोट कर लिए हैं और समझ भी लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को कहते हैं, तो इसकी दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चलिए 6 वाला देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2D है। कितने D है? 2D है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 1D बराबर क्या होता है? 1D बराबर होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 1D बराबर 25 सेंटीमीटर होता है। तो 2D बराबर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। इस डायप्टर वाले प्रश्न को हम लास्ट में भी देखेंगे। एक और प्रश्न है इससे संबंधित, उसमें भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ओके। जो वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला के निर्माण करता है?
कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, गेहूँ, आम ये भी नहीं करता है। बकरी, गाय, हाथी ये भी नहीं करता है। घास, बकरी, शेर ये करता है। घास, मछली, बकरी ये नहीं करता। तो यानी 2 इसका राइट आंसर है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने जो विकल्प के पूरे 8 क्वेश्चन थे वो आपने नोट कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे, और जो मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम वाला बताया उसका आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम विकल्प वाले प्रश्न हो गया। अब 1 नंबर वाले प्रश्न देखते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उस अधातु का नाम लिखिए, नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे ये जरा ध्यान रखना, अधातु लिखा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर सकते हैं। अब भी बताता हूँ कि कैसे ये होगा। तो पहले अधातु क्या है? तो अधातु ब्रोमीन है और इसका सिंबल Br है। स्टूडेंट, एक साल क्या हो रहा है कि अधातु के बारे में आ रहा है और एक साल धातु के बारे में आ रहा है। पूछा जा रहा है कि उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। तो वो धातु क्या है? पारा। क्या है? मरकरी। लेकिन उसका जो सिंबल है वो आप कमेंट में बताएंगे, जिससे मुझे पता लगे कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। समझ रहे? तो ये आप कमेंट में बताएंगे कि उसका सिंबल क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो इसका आंसर है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर को नहीं बदलती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में यह आयनीकरण न कर पाने के कारण H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाती, इसलिए लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 4th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी कभी यहाँ पे त्रिज्या 20 सेंटीमीटर आ रही, कभी 30, कभी 25। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसकी फोकस दूरी, ये पूरी प्रोसेस है, आप यहाँ से यहाँ तक नोट करते रहें। ठीक है, यहाँ से वीडियो को पॉज करें और यहाँ से पूरा नोट करते रहें। या जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कभी 30 सेंटीमीटर हो जा रहा है, कभी 25 सेंटीमीटर हो जा रहा है, कभी 40 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो आप बस फोकस दूरी का सूत्र अप्लाई करें और यहाँ पे आपकी फोकल दूरी निकल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का रासायनिक समीकरण बताइए। तो आप इस समीकरण को नोट कर लें और याद भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? यानी टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों होता है? तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, आप इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। मैं आपको समझा भी देता हूँ। बल्बों के तंतु बनाने में बहुत पतले टंगस्टन तार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अति उच्च होता है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने एग्जैक्ट लिख दिया 3380 डिग्री, लेकिन ज़्यादातर कुछ किताबों में आप देखेंगे तो 3400 डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट है 3380 डिग्री सेल्सियस पे इसका गलनांक है। ये गर्म अवस्था में ऑक्सीकृत नहीं होते तथा ऊष्मा को रोककर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आप वीडियो को पॉज करके नोट भी करते रहेंगे अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर को दोनों बिंदुओं के बीच पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये मुख्यतः हमारे रेफ्रिजरेटर में, घर में, फ्रिज में पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर में होती है ये गैस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ अन्य सब्जेक्टों के भी पेपर सॉल्व किए हैं, मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
और इस सब्जेक्ट की यानी साइंस के भी पिछले गत वर्षों के पेपर सॉल्व किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो बनाए थे, उनका लिंक मैं सबका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उनको भी देख सकते हैं। वो भी आपके जो कैरियर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, यानी जो आपका लक्ष्य है कि 100% मार्क्स अचीव करना, उसमें वो निश्चित रूप से सहायक होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व उपयोग लिखिए। तो ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र और ये उसके उपयोग। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 का क, धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो धातुएं ऑक्सीजन के संयोग में आकर दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, एक अम्लीय बनाती हैं और एक उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने उनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपको ये प्रश्न भी आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए ख वाला देख लेते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे गलनांक लिखा है और कई बार यहाँ पे क्वथनांक आता है, तो आप इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है, एक बार ये गलनांक और कई बार ये क्वथनांक आता है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें कि आयनिक यौगिक में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है अथवा गलनांक उच्च होता है। ठीक है, बस जहाँ पे गलनांक लिखा है वहाँ पे आप क्वथनांक लिखेंगे तो ये प्रश्न फिर उस रूप में भी सही हो जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपके पास दो विलय ए तथा बी हैं। विलय ए का पीएच मान 6 तथा विलय बी का पीएच मान 8 है। तो किस विलय में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इसमें से कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है। तो इसमें स्टूडेंट आप जानते हैं कि 7 से कम वाले, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए नोट कि 7 से कम वाले अम्लीय और 7 से अधिक वाले क्षारीय होते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज में बिल्कुल मत रहें कि जो 7 से ज़्यादा हैं तो वो क्या हैं, क्षारीय हैं और कम वाले अम्लीय हैं। तो इसमें मैंने बताया कि जैसे इसमें प्रश्न में पूछा गया था कि 6 है तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा और उसकी हाइड्रोजन सांद्रता अधिक होगी। ये 8 है तो और ये क्षारीय है तो इसमें सांद्रता कम होगी। तो आप आई होप कि आपने ये समझ लिया है। ठीक है, इसमें एक प्रश्न आपके लिए है कि ब्लड का जो मानव रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है, और जो पानी है शुद्ध जो पेयजल वाला है जिसको हम पी सकते हैं उसका पीएच मान कितना होता है। आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, यानी भिन्न मतलब आपको अंतर बताना है। तो आप एक तालिका बना लेंगे, इसमें एक साइड द्विखंडन लिख देंगे, एक साइड बहुखंडन लिख देंगे और लास्ट में आप जो तीसरा नंबर का होगा आप इसमें एग्जाम्पल भी बता देंगे। ठीक है, उदाहरण आप बता देंगे और संभव है तो आप इसमें फिगर भी बनाइए। अगर आप फिगर भी बना देते हैं तो आपको इस प्रश्न में पूर्ण अंक मिलेंगे, यानी पूरे 100% मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ ऐसा ही है। स्वपरागण और परपरागण से क्या अभिप्राय है। तो आप इसको आप एक तो इस तरीके से कर सकते हैं और दूसरा आप हेडिंग वाइज कर सकते हैं कि एक पहले आप स्वपरागण लिखिए, ठीक है, और उसके बारे में लिखिए और दूसरा पैराग्राफ में आप परपरागण के बारे में लिखिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर भविष्य में किसी बार अंतर के बारे में आ रखा है तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो पहले मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये आपकी स्क्रीन पे पूरा विजुअल है, आप यहाँ से यहाँ तक नोट करते जाएं। ठीक है, आई होप कि आपने ये प्रश्न नोट कर लिया है और आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में अवश्य पूछें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, यानी एक प्रश्न ये हुआ और इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यानी इसमें दो प्रश्न हैं। जब आपको जो शुरू में 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए तो उसमें आपको ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ निकट दृष्टि दोष के बारे में लिख दें और दूसरे खंड के बारे में लिखें, नहीं तो आपको एक ही खंड के प्रश्न एक ही खंड के बराबर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे निकट दृष्टि दोष। तो इस दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसको चिकित्सीय भाषा में मायोपिया भी कहते हैं। और इसमें क्या होती है, जो आई बॉल होती है उसका आकार बढ़ जाता है, जिससे जो प्रतिबिंब रेटिना के बजाय थोड़े आगे बनता है।
समझ रहे हैं। और जो इसमें प्रयुक्त लेंस होगा वो क्या होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है, जो नेत्र की अभिसारी क्षमता को कम कर दे। ठीक, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट करें, वीडियो को पॉज करें, यहाँ से यहाँ तक नोट करें, तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निम्न यौगिकों का निर्माण दर्शाइए। तो आपको Na2O का दिखाना था, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें, तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट है। और MgCl2 का ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ख वाला खंड है, इसमें CH अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बताई। CH मतलब मेथेन, तो आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामांकन कीजिए। यानी जो आपको 2 कार्बनिक यौगिक दे रखे हैं, आपको इनके नाम बताने हैं। तो पहले वाले का नाम है प्रोपेनोइक एसिड और दूसरे का प्रोपेनॉन। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक दोनों को नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ख वाला खंड देख लेते हैं हम इसका। ख वाला खंड है, जिंक को आयन सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, तो आपकी अभिक्रिया भी हो गई। अगर स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है, 17 वाला नहीं आता, तो आपको अथवा भी दिया जाता है। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पे चूंकि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप दोनों लिखेंगे, पहला वाला भी लिखेंगे और अथवा भी लिखेंगे। अथवा में क्या है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल होता है। तो आश्रित जल क्या होता है, ये शुद्ध होते हैं, जिसमें आयन नहीं बनता है, तथा विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। और वर्षा जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं, क्योंकि वायु की उपस्थिति में SO2 NO2 गैस जलकर निम्न मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ख खंड भी है, एथनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से ऑक्सीजन के योग द्वारा उत्पन्न होता है। तो आप यहाँ तक इतना लिख देंगे, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। आप इसको चूंकि समय सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया आपको, आप दोनों खंड करेंगे इसके। ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको भी नहीं पता है कि कौन सा वाला आएगा। ओके, चलिए 18 देख लेते हैं। 18 का क, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, एक प्रश्न, और किस प्रकार होता है, यानी इसमें भी 2 प्रश्न हैं। तो कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। अब किस प्रकार होता है, तो आप इसके लिए यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है, कि कैसे कैसे मैंने पूरी प्रोसेस लिख रखी है, आप यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। ओके, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, इसका ख खंड है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए 2 पौधों के नाम लिखिए। यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, आलू, अदरक तथा केला। ठीक है, आपको सिर्फ 2 ही लिखना है। ठीक है, अगर लेकिन इसमें सॉल्व करें तो आप तीनों लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 देखें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि मानव उत्सर्जन का स्वच्छ चित्र बनाइए। आपको उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाना है, और उसमें आपको क्या दिखाना है, आपको उसमें वृक्क दिखाना है, मूत्रवाहिनी दिखानी और मूत्राशय दिखाना है। तो मैं आप थोड़ा सा इसको, हाँ, अब ये आपकी स्क्रीन पे पूरा विजुअल है। आपको इसको चित्र को बहुत अच्छे से बनाइए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको आप इस चित्र को बगैर देखे हुए बना सकें। ठीक है, अगर आपको परीक्षा में ये नहीं बनाना आ रहा है तो आप इसका अथवा वाला कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा कि मानव हृदय का स्वच्छ चित्र बनाइए, और उसमें आपको क्या दिखाना है, दायां आलिंद, बायां निलय और महाधमनी। क्योंकि इसमें आप घर में बना रहे हैं तो आप इसको पूरा कीजिए। इसमें सारा दायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय सभी दिखाइए इसको। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, स्वच्छ आकाश नीला क्यों होता है, तो नीले रंग प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो यानी आकाश नीला क्यों होता है और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आप इसको भी नोट कर लेंगे।
ठीक है, अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी कॉपी में नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर गौ है, नेत्र समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। जो मैं शुरू में बता रहा था आपको कि हम डायप्टर के बारे में फिर से जिक्र करेंगे, तो ये है। ठीक है, तो 1D मतलब 25 सेंटीमीटर होता है और एक नेत्र की, एक सामान्य आदमी की जो नेत्र होता है उसकी अधिकतम जो समंजन क्षमता होती है 4 डायप्टर होती है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। विद्युत सामर्थ्य या शक्ति को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक भी लिखिए। इसमें भी आपके 2 खंड हैं, एक आपको परिभाषित करना है और दूसरे खंड में आपको इसका SI मात्रक लिखना है। तो पहले आप इसको परिभाषित करेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं और इसका SI मात्रक वाट है। ठीक है, तो आप इसको पूरा नोट कर लें। इसकी परिभाषा भी होगी और SI मात्रक भी हो गया। ख वाला खंड इसका, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें, तो आप इसका भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक टॉर्च के बल्ब में 5 वोल्ट तथा 500 एम्पियर अंकित है, तो ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको, बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी और 1 घंटे जलाने पर बल्ब द्वारा जो कितनी ऊर्जा व्यय की गई है, उपभोक्त की गई है, यूज़ की गई है, उसको भी आपको बताना है। ठीक है, तो मैं ये प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे, हाँ अब आपकी स्क्रीन पे ये पूरा का पूरा प्रश्न विजुअल हो रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। तो बल्ब की जो शक्ति है वो 2.5 वॉट है, बल्ब का जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है। ठीक है, और उसने 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खर्च की, तो 9000 जूल खर्च की। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। ओके, वीडियो को पॉज करें और पूरे प्रश्न को नोट करें। ये प्रश्न अक्सर आता है, कभी घुमा फिरा के आ रहा है लेकिन आ ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन क्या है। ठीक है, तो इसमें भी 2 प्रश्न हैं, एक ओजोन क्या है और दूसरा खंड है इसका कि यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो पहले आपको ओजोन के बारे में बताना है कि ओजोन क्या है और उसके बाद बताना है कि ये परितंत्र को कैसे प्रभावित कर रही है। तो यानी आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लो। यानी ओजोन क्या है, O3 है, ऑक्सीजन के 3 अणु हैं उसमें और ये वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या काम करती है, ये पैराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। क्वेश्चन नंबर ख, जैव आवर्धन क्या है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत लंबा है, अगर मैं समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें यही है कि जो फसलों में हम कीटनाशक डाल रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके लास्ट में जो इसका अंतिम उपभोक्ता है उस पर आ जा रहा है और उस पर ही इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम जैव आवर्धन कहते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे, मैं फिर से समझा दूंगा आपको वहाँ। क्वेश्चन नंबर इसका अथवा वाला है कि एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह भी बताना है और फिर उसका चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आप पहले लिखिए, यहाँ तक नोट कीजिए और फिर बाद में इसका चित्र भी बनाइए आप। ठीक है, चलिए ख वाला खंड देख लेते हैं। इसका क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। ठीक, तो एक पोषी जीवों को सभी समाप्त कर दें तो उससे क्या होगा, तो ये यहाँ तक आप इसको लिखें कि अगर यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर रहे हैं तो जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। माना बात, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि अगर हम सारे शेरों को मार दें तो जो हिरणों की जो वृद्धि क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी और उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी और उनकी बढ़ी हुई संख्या घास को खत्म कर देगी और वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग संवेदी करने के लिए होता है। तो ये X क्या है, चूना है। ठीक है, X का नाम लिखिए और सूत्र लिखिए। तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको हम शुष्क चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका जो सूत्र है CaO है। यानी पहले पार्ट का तो आपका आंसर हो गया है। ठीक है, दूसरे पार्ट है इसका कि पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट करें। मैं थोड़े से एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब आपकी स्क्रीन पे विजुअल है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम ख देख लेते हैं। स्टूडेंट इससे पहले ख देखें, आपने वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा, आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लें। तो ख वाला देखें, तो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, यानी आपको अर्थ भी बताना और उसके बाद उनके उदाहरण भी बताने हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया का अर्थ लिखेंगे और उदाहरण लिखेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको नोट करेंगे। उसके बाद आप इसका जो दूसरा खंड है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में लिखेंगे और उसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक इनको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि क्या होता है जब, यानी आपको सिर्फ केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो पहला इसका खंड है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो आपको ये सिर्फ समीकरण लिखनी है, बशर्ते मैंने उसके बारे में थोड़ा सा लिख भी दिया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के जल में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का जल दूधिया हो जाता है। तो आपको सिर्फ समीकरण लिखनी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा, ठीक। चलिए ख वाला देख लेते हैं। इसका सेकंड वाला देख लेते हैं कि व्यंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया की जाती है। तो इसका भी आप समीकरण लिख लेंगे। क्वेश्चन थर्ड है एथनॉल की क्रिया सोडियम धातु से की जाती है। तो ये लिख देंगे कि आप अगर उसके सोडियम से क्रिया करते हैं तो क्या निकलता है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और आप नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला पार्ट है एथनाइक अम्ल की एथनॉल से क्रिया की जाती है। तो क्या निकलता है, तो ये बनता है, ठीक है। तो आप इनको सबको नोट करते जाएं। इसका क वाला है कि निम्न पदों की परिभाषा दीजिए, यानी आपको खनिज की और अयस्क की परिभाषा देनी। तो खनिज क्या है, भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या होते हैं, उन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है वो अयस्क कहलाते हैं। जैसे लेड का अयस्क गलेना है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक इनको भी नोट कर लें। आई होप कि आपने खनिज और अयस्क समझ लिए होंगे। चलिए अब इसका हम ख वाला पार्ट देखते हैं कि दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। यानी इसके भी दो खंड हैं कि जो कर सकती हैं और जो नहीं कर सकती हैं। तो जो कर सकती हैं वे धातुएं जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं, तो वो क्या है, जिंक और मैग्नीशियम। और जो नहीं कर सकती वो है सोना और चांदी। तो आप यहाँ से यहाँ तक इनको नोट कर लें, ठीक है, और समझ में लें भाई। क्वेश्चन नंबर 26 किन्हीं दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। तो आप इनको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर ख है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका, हाँ अब आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए उसको कि ये अम्ल भोजन को सड़ने से रोकता है, यहाँ से और यहाँ तक इसको आप नोट कर लेंगे। इसका गौ वाला है आउटू ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो आउटू क्या है, थायराइड। तो थायराइड से क्या निकलती है, थायरॉक्सिन। अगर थायराइड होता तो आप आसानी से कर लेते इसको, लेकिन आउटू लिखा है तो थोड़े से ये डिफरेंट हो गया। तो आउटू से क्या निकलती है, थायरॉक्सिन निकलती है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है। अब ये आपकी स्क्रीन पे अच्छे से विजिबल हो रहा है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। इनका हिंदी इंग्लिश दोनों नोट कर लें भाई। चलिए घ वाला देख लेते हैं। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, यानी जो जिनको शुगर हो जाता है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें कि इंसुलिन हार्मोन रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि के अल्प सक्रियता के कारण यह हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है, जिससे रक्त में शर्करा बढ़ जाती है। और जो शुगर लेवल अगर बढ़ जाएगा तो वो शरीर के लिए क्या होता है, घातक होता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसकी रक्त में जो शर्करा है वो नियमित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हाँ अभी आपकी स्क्रीन पे पूरा विजुअल हो पा रहा है, ठीक है, कि उत्सर्जित पदार्थ
से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। अब जंतु के पास तो उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, उत्सर्जन अंग है, लेकिन पादपों के पास ऐसा कोई विशेष अंग नहीं है, तो वो किस प्रकार से ये उत्सर्जित पदार्थों से निजात पाते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि पादपों में उत्सर्जित उत्पाद क्या हैं। तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्पों की अधिकता, तरह तरह के लवण, रेजिन, टेनिन, लैक्टस आदि हैं। ये उनके क्या हैं, उत्सर्जित पदार्थ हैं। तो इनके पास, जैसे मैंने पहले बता दिया कि पादपों के पास उत्सर्जन अंग नहीं है, के लिए कोई विशेष अंग नहीं है, जैसे मानव के पास या अन्य जानवरों के पास उत्सर्जन के लिए विशेष अंग हैं, ठीक। तो उनके पास नहीं, तो वो कैसे करते हैं, वो किन किन विधियों से करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है, कि कैसे करके वो कि प्रकाश संश्लेषण में O2 उत्पाद के रूप में CO2 श्वसन क्रिया के रंध्रों द्वारा निष्कासित करते हैं। जो अतिरिक्त जल है उसको वाष्प उत्सर्जन से उसके छुटकारा पाते हैं। जो पादपों में भी कई बार जो पत्तियों में उनके रह जाता है तो पत्तियों को वो हटा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख देख लेते हैं कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कर लें, ठीक है। वो जो मटर के दाने वाले बौने दाने और लंबे दाने की संतति वाला था, तो वही है ये। यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, ठीक है। वो नोट करने वाले हैं, एक बार आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, किन्हीं दो एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए, ठीक है। तो ये टाइलिन और पेप्सिन, ठीक है। तो जो टाइलिन है वो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, और जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो ये उनके नाम और उनके कार्य भी होंगे। तो आई होप कि आप नोट करते जा रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करें, अगर मैं बहुत स्पीड से बढ़ रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर ख है, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसका दो भाग कर लें, एक साइड आप एक कोशिकीय लिख दें और एक साइड आप बहुकोशिकीय लिख लें, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लें इसको। चलिए इसका हम 28 का क वाला देख लेते हैं। ये अथवा वाला है, ठीक है। अगर आपको जो हमने दो पहले कर लिए हैं, अगर वो समझ भी नहीं आए तो आप इन दोनों को अथवा वाले को कर सकते हैं, ठीक है। ये पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, घर में आप दोनों अथवा वाले को भी, उसको भी और इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है। ये क वाला है कि प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है। चित्र से ही समझाइए। आपको पहले इसका चित्र भी बनाना है और इसकी अनुक्रिया के बारे में भी लिखना है। तो आप पहले इसको ऐसा करिए कि यहाँ से और फिगर तक बना दीजिए, ठीक है। ये जो फिगर बना दी कि भाई क्यों ये प्रकाश की तरफ मुड़ रहा है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक बनाइए, ठीक है। और फिर हाँ, फिर आप इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका ख खंड में भी अथवा वाला है, तो इसको भी आप नोट कर लें कि स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है। तो इसमें भी आप ऐसे करके बनाएं, एक साइड आप स्वयंपोषी लिखें, एक साइड विषमपोषी लिखें और लास्ट में इनकी एग्जाम्पल भी देंगे। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 100% आपको इसमें भी मार्क्स अवश्य प्राप्त होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति आपको क्या क्या नोट करना है, आपको स्थिति निकालनी है, प्रकृति निकालनी है और आकार निकालना है, ठीक है। स्थिति, प्रकृति और आकार आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, वस्तु की दर्पण से दूरी दे रखी है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है। तो आप इसको ऐसे नोट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने पूरी प्रोसेस दे रखी है, पहले आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसके दूसरे खंड को भी आप इसको नोट कर सकते हैं। आप यहाँ तक नोट कर देंगे, प्रकृति नोट कर दें, आकार भी नोट कर दें और स्थिति ये होगी कि 30 सेंटीमीटर दूर रखना होगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता बोर्ड परीक्षा में तो आप इसका अथवा वाला भी कर सकते हैं। चूँकि इस समय आप घर में सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको पूरा कीजिए, ठीक है। इसका क खंड है, किरण आरेख की सहायता से समझाइए कि आंशिक रूप से पानी में डुबाई गई पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। तो आप इसको पहले यहाँ से यहाँ तक बताएंगे कि पानी में आंशिक रूप से डुबोई गई पेंसिल प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है और फिर आप इसका फिगर भी बनाएंगे,
ठीक है, तभी आप ये कंप्लीट, यहाँ पे लिख रहा है कि किरण आरेख द्वारा समझाइए आपको। ठीक है, चलिए इसका ख खंड देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास, प्लस 2.5 डायप्टर तथा माइनस 1.5 डायप्टर क्षमता के दो लेंस परस्पर संपर्क में रखें, यानी इकट्ठे रखे गए हैं। इस संयोजन की क्षमता तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी, यानी आपको संयोजन की क्षमता ज्ञात करनी है और इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, तो पहले आप संयोजन की क्षमता निकालेंगे। तो संयोजन की क्षमता क्या होगी, +1 डायप्टर होगी। ठीक है, और इसके बाद इसकी संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, 1 मीटर होगी, यानी 100 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा है। आपको ये जो संयोजन की फोकस दूरी होगी 1 मीटर, या आप इसको 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको उचित लग रहा है आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, और ये आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। नीचे दिए गए परिपथ आरेख की गणना कीजिए। तो ये परिपथ आरेख है, इसकी आपको गणना करनी है। ठीक है, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको, रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आपको, विद्युत धारा आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम है, और ये 12 वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसमें ज्ञात करना है। तो पहले आप परिपथ का कुल प्रतिरोध आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये टोटल क्या है, 6 ओम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी प्रोसेस बता रखी है, आप यहाँ से यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो परिपथ में कुल प्रवाहित विद्युत धारा है वो कितनी है, तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 2 एम्पियर हो रही है। ठीक है, चलिए इसका हम ख खंड देख लेते हैं। ख खंड है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और जो तीसरा कारण है इसका वो है कि किसी चालक के प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे। अगर आपने सारे नोट कर लिए, समझ लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में यस करके लिखेंगे। आपने सारे नोट कर लिए, समझ भी लिए, और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अच्छे से पढ़ाई करें जिससे कि आप 100% मार्क्स को अचीव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अवश्य 100% मार्क्स को अचीव करें। मेरी जो आपकी आने वाली परीक्षाएँ हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।